हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला पर। मेरा नाम है संस्कृति और आप सभी जुड़े हुए हैं मेरे साथ हमारे जो दैट का जीके वाला पोर्शन है उसके क्वेश्चंस लगाने के लिए। दिस इज दी डे 2 और पार्ट 2। इसका एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर आपने ढेर सारे हमने वहाँ पे क्वेश्चंस लगाए थे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के। उसके बाद फिर हमने जीके वाले क्वेश्चंस भी लगाए थे अलग अलग सेक्शंस के। तो अगर आपने वाला सेशन नहीं देखा है भाई, तो उस सेशन को जरूर देख लीजिएगा, लेकिन इस सेशन को देखने के बाद। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। अगर आप पहली बार आ रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, या अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो भाई मैं संस्कृति जैन कोर फैकल्टी हूँ सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन मुझे जिम्मेदारी दी गई है आप सभी को जो जीके वाला पोर्शन है उसको कवर करवाने की। तो यस, दैट इज हाउ आई एम हियर विथ यू ऑल। चलिए, सो जो फ्लो है वो कुछ ऐसा होता है हमारे सेशंस का कि हम पहले करंट अफेयर्स देखते हैं, अलग अलग बातों से रिलेटेड, अलग अलग एरिया से रिलेटेड, जो भी अभी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे, उन सभी को हम देखते हैं। ठीक है, सो आज के सेशन में हम पहले नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, देन फिर अवार्ड्स वगैरह के क्वेश्चंस लगाएंगे, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस लगाएंगे। इस तरीके से हमारे सेशन का फ्लो होगा। एंड फिर लास्ट में हम बात करेंगे किसकी? लास्ट में ऑल्सो विल बी एक्सक्यूज मी टॉकिंग अबाउट जीके वाला सेक्शन। ठीक है, जहां पे हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सो शुरू करते हैं। ये रहा आज का, ओके दिस इज नॉट वर्किंग। ठीक, ओके सो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन एंड यू हैव टू टेल मी कि विच फेमस इंडियन फेस्टिवल रिसेंटली inscribed on the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity marks India's 16th such entry। तो भारत में टोटल अब 16 या 16 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो चुके हैं यूनेस्को की साइट से। 16th और दी रीसेंट वन कौन सा है? तो 16th और दी रीसेंट वन इज देव दीपावली। सॉरी, माफ करिएगा, दीपावली, माफ करिएगा, देव दीपावली नहीं है, दीपावली है, या जिसे हम दिवाली भी कहते हैं। सो दिवाली को मिल गया है यूनेस्को के तरफ से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा। और अब भारत में टोटल ऐसे कितने हो चुके हैं? ऐसी साइट्स टोटल 16 हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, India recently signed a high-value defense deal with France for the acquisition of 26 units of which specific naval fighter aircraft for its एयरक्राफ्ट कैरियर। सो फ्रांस के साथ इंडिया ने एक डील करी है जिसमें कि हम 26 क्या लेंगे? स्पेसिफिक नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट लेंगे। ठीक है ना? अब वो किस प्रकार के फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनका क्या नाम है? सो उनका नाम है गाइस रफेल मरीन या फिर रफेल एम। ठीक है, सो एक तो क्या है? एक तो है हमारे रफेल जेट्स। ठीक है, और ये क्या है? ये नेवल या फिर नेवी को देने के लिए ये हम क्या कर रहे हैं? फ्रांस के साथ डील कर रहे हैं, जो कि क्या रहेंगे? फाइटर एयरक्राफ्ट से, जिसका नाम होगा रफेल मरीन या फिर रफेल एम गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which country hosted the 2025 APEC summit focusing on sustainable and inclusive growth of Asia Pacific region? So APEC है कि आप कैसा फोरम जिसमें कि एशिया और पैसिफिक कंट्रीज जो हैं, एशियन एंड पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज हैं, वो आपस में एक साथ आती हैं अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, आपने बताना है कि इस साल किसने होस्ट किया APEC को। तो APEC 2025 की जो समिट है उसे होस्ट करने वाला देश था पेरू। पेरू कहां पर है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। तो अमेरिका वैसे तो हम देश के लिए कहते हैं, बट एनीवेज अमेरिका कॉन्टिनेंट भी है। आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी ही होगी अपनी 6th-7th क्लास में। और दो अमेरिका हैं, एक है नॉर्थ अमेरिका जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम का देश भी है, कनाडा भी है, एंड देन फिर एक आता है साउथ अमेरिका जहां पर कंट्रीज लाइक ब्राजील है ना, पेरू है, अर्जेंटीना है, चिले है।
Next question. The loan agreement with the ADB for rural road upgrades mentioned the use of IREP standards. What does the acronym IREP means या stands for? ठीक है ना? तो IREP का ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंटेक्स्ट में क्या एक्रोनिम होता है, क्या फुल फॉर्म होता है? आईरेप का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप मुझे बार बार इस तरीके से करते देखिए तो प्लीज डोंट माइंड, मुझे बहुत ही ज्यादा भयंकर, एक तो दिल्ली का पोल्यूशन एंड ऑल्सो विंटर्स के कारण मुझे बहुत ज़्यादा भयंकर साइनस का इशू हो गया है। एनीवेज आई ऑल्सो डू हैव दैट इशू, बट दिस टाइम बहुत ज़्यादा है। तो जब भी कभी बॉडी में साइनस बढ़ता है ना, बढ़ने लगता है, सो योर नोज गेट्स वेरी इची, ठीक है। सो प्लीज डोंट पे योर अटेंशन हियर कि मैम क्या कर रही है, पे योर अटेंशन हियर ऑन द बोर्ड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कि अब ये वाला क्वेश्चन स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड है। द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेकंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट located in which state to support इसरो's स्मॉल सैटेलाइट प्रोग्राम, ठीक है। सो इसरो का एक और लॉन्च पोर्ट ओपन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हामी भर दी है, और इस लॉन्च पोर्ट को यूज़ किया जाएगा जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं उसके लिए, ताकि एक ही पोर्ट पर से लोड जो है लॉन्च के सैटेलाइट का, सैटेलाइट के लॉन्च का वो लोड कम हो सके। एंड द करेक्ट आंसर इज, ये ओपन किया जा रहा है तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है, कहाँ पे लाया जा रहा है? तमिलनाडु में लाया जा रहा है। किधर पे? कुलासेकरा पट्टिनम में। कहाँ पे? कुलासेकरा पट्टिनम में लाया जा रहा है, ठीक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Following a recent United Nations Security Resolution, which country's capital city has been identified as the location for planned new United Nation Political and Peace Building Office? So किस देश की जो कैपिटल सिटी है, राइट, वहां पे यूनाइटेड नेशन पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग ऑफिस को बनाने की बात करी जा रही है? सो द करेक्ट आंसर इज सोमालिया का जो कैपिटल है मोगादिशु, वहां पर, ठीक है। वैसे मतलब हाँ, पीस कीपिंग का ऑफिस होगा तो बहुत अच्छी बात है। एनीवेज सोमालिया हो गया, एरिट्रिया हो गया, इथियोपिया हो गया, ये सारे देश ऐसे हैं। बुर्किना फासो है। भाई कहा जाता है कि इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से और टर्मोइल से गुजर रहे हैं ये देश, कि अगर यहाँ कोई एक बार जाए तो वापस ना आए, है ना। और एक्चुअली इन देशों में, इन जगहों पे ज़रूरत है कि पीस बिल्डिंग के ऑफिसेस खोले जाएं, इनिशिएटिव्स लिया जाए, ताकि इन देशों में स्टेबिलिटी, शांति मेंटेन करी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड रिसेंटली ऑपरेशनलाइज्ड एट अ मेजर सीओपी मीटिंग? सो जो हमने कल के क्वेश्चन में पढ़ा था कि किस सीओपी के दौरान लॉस एंड डैमेज फंड को इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग कि प्राइमरी फोकस क्या है लॉस एंड डैमेज फंड का। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देना उन डेवलपिंग कंट्रीज को जो कि हाईली वल्नरेबल है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जैसा आप जानते हो कि कंट्रीज लाइक ऐसी कंट्रीज जो कि आइलैंड कंट्रीज हैं, है ना, वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है तो वो आइलैंड्स ही डूबते जा रहे हैं। इसके अलावा ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम या तो ड्रॉट जैसी कंडीशन हो रही है, वाटर ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो रहा है, या फिर एक्सट्रीम कोल्ड हो रहा है, एक्सट्रीम रेन हो रहा है। तो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, उनकी मदद करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड को इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India and which neighborhood country recently conducted the 11th round of COPS commander level talks to discuss engagement in key
अच्छा, इन की फ्रिक्शन एरियाज अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो थोड़ा सा टाइपो हो गया है, टाइपो नहीं है एक्चुअली, फॉर्मेट चेंज होता है। सो जब पीपीटी बनती है तो ये पीपीटी हमने नहीं बनाई है। तो जब जो व्यक्ति पीपीटी बनाते हैं वो अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, फिर वो पीपीटी एक जगह जाएगी, दूसरी जगह जाएगी, तीसरी जगह जाएगी, शेयर होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी-कभी ये पीपीटी जब ओपन होती है ना, तो इसका फॉर्मेट थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, जिसके कारण आपको कई बार जो वर्ड्स हैं वो मिले-जुले से दिखने लगते हैं। खैर, तो किस देश के साथ इंडिया ने अपना 11th राउंड कंडक्ट किया है कॉर्प्स कमांडर लेवल की टॉक, है ना? ताकि जो भी फ्रिक्शन के एरियाज़ हैं, मतलब जो भी लड़ाई झगड़े के एरियाज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व किया जा सके, उन पर कोई सॉल्यूशन लाया जा सके। सो आप जानते हो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारी किस देश के साथ है? चाइना के साथ है, ठीक है? लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर है उसका नाम डुरंड लाइन है, ठीक है ना? ओके? इसके अलावा रेड क्लिफ और मैकमोहन लाइन्स, सो इंडिया और चाइना के बीच की जो बॉर्डर उसको मैकमोहन, इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर उसे रेड क्लिफ, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ जो कि है हमारे देश का, was recently deployed to provide humanitarian assistance to which South East Asian country uh, affected by a devastating cyclone or typhoon. So recently एनडीआरएफ की टीम किस किस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को रिलीफ पहुंचाने के लिए पहुंची थी, क्योंकि वो कंट्री एक टाइफून से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। बताइए, कहां पे? सो टाइफून का क्या नाम था? टाइफून का नाम था फुंग वॉन, है ना? टाइफून, ये टाइफून भी नहीं था, ये तो सुपर टाइफून था। बहुत सारे लोग इसमें मरे, है ना? और टाइफून फुंग वोंग या फिर कलमेगी, आप ये भी कह सकते हो, कलमेगी भी इसका नाम है, या फिर टाइफून फुंग वोंग। ओके, ठीक। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, ऑप्शंस तो है नहीं, द करेक्ट आंसर इज फिलीपींस, ठीक है? तो वियतनाम, म्यांमार में भी इस टाइफून का काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा, बट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस टाइफून का कहाँ पे था? फिलीपींस में था, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बड़ा ही खतरनाक समय था, कारण ये मैं भी बड़ा स्ट्रेस में थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हुए थे म्यांमार अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए, और ये म्यांमार नहीं, मलेशिया गए हुए थे, माफ करिएगा। और ये वही समय था जब इस टाइफून ने हिट किया था उस साउथ ईस्ट एशियन रीजन को। तो भैया मैं बड़ा स्ट्रेस हो गई थी कि कैसे फ्लाइट से आएंगे, क्या होगा क्या होगा। खैर, फॉर्चुनेटली everything is right. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम MEITY भी मेटी भी कहते हैं, रिसेंटली रिलीज द ड्राफ्ट ऑफ अ न्यू डिजिटल पॉलिसी फोकस्ड ऑन गवर्नेंस, प्राइवेसी एंड एंगेजिंग टेक। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रपोजल एक्ट? सो एक नया और बेहतर एक्ट इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा है हमारे देश का मिनिस्ट्री। कौन सा मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उस नए प्रपोजल एक्ट का क्या, या प्रपोज एक्ट का क्या नाम है? उसका नाम है डिजिटल इंडिया एक्ट, DIA। ऑल्सो मनरेगा का नाम चेंज होने की बात हो रही है, जी राम जी एक्ट, जी राम जी होने की बात चल रही है। तो वंस इट इज डन, ऑब्वियसली आपको भी अपडेट किया जाएगा, और आप भी इस चीज पर थोड़ी सी नजर बनाए रखिएगा। भाई हमारे यहाँ पर होते हैं 15 क्वेश्चंस खत्म नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के। अभी हम डिस्कस करेंगे अवार्ड्स, स्पोर्ट्स एंड साइंस के 10 क्वेश्चंस, ठीक है? चलिए, सो ये रहा पहला क्वेश्चन, द विनर ऑफ 2024 बुकर प्राइज समंथा हार्वे वन फॉर हर नॉवल ऑर्बिटल, है ना? सो 2024 में जो बुकर प्राइज है वो समंथा हार्वे को उनकी नॉवल, उनकी किताब
ऑर्बिटल के लिए मिला। नाउ व्हाट इज द स्पेसिफिक सेटिंग फॉर द नोवेल? नोवेल की स्पेसिफिक सेटिंग क्या है, मतलब नोवेल जो जिस सेटिंग का जिक्र करती है ना, जिस सेटिंग को मेंशन करती है वो सेटिंग है क्या? वो सेटिंग है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, सो ये पूरी जो नॉवल है वो इसके ही इर्द गिर्द इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के ही सेटिंग के इर्द गिर्द लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश हेल्स फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो जो यंगेस्ट चैंपियन है कौन? डी गुकेश है ना, वो इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? और डी गुकेश ने किसे हराया था? तो नंबर 1 चेस के नंबर 1 थे कौन? मैग्नस कार्लसन, उनको हराया था। डी गुकेश बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। कहां से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। ठीक है, अच्छा रामानुजन कहां से बिलोंग करते थे? श्रीनिवास रामानुजन कहां से बिलोंग करते थे? एनीबडी? कहां से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु से ही बिलोंग करते थे, है ना। तो बहुत बड़े बड़े लोग, आइकॉनिक लोग निकले हैं तमिलनाडु से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट इज द रीसेंट विनर ऑफ प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज? जो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज है, ये आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज माना जाता है ना। ल्यू जयकुन जो कि इसके विनर रहे हैं, वो किस कॉन्टिनेंट से हैं? है ना, किस कॉन्टिनेंट से हैं? करेक्ट आंसर चाइना, एशिया, एशिया से हैं। ठीक है, और चाइना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फीमेल एथलीट वन द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स और बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड इन द स्पेसिफिक इवेंट एट द 2025 एशियन गेम्स? इस क्वेश्चन का सही जवाब है पारुल चौधरी। ठीक है ना, 5000 मीटर की रेस में गोल्ड इन्हें मिला, है ना। और इनके पास क्या है, इन्होंने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। ठीक है, फीमेल एथलीट जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल कंट्री वन द मोस्ट रिसेंट विमेंस T20 वर्ल्ड कप? अब आपने ये वाला वर्ल्ड कप तो देखा ही होगा, मैंने भी देखा था, है ना। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है ना, विमेंस वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ने जीता है, राइट। वो इंडिया ने जीता है। ठीक है, ओडीआई जो होता है, एंड T20 ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंटली अप्रूव्ड वीनस ऑर्बिटर मिशन बाय इसरो इज फॉर्मली नेम्ड व्हाट? तो अभी जो वीनस ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है इसरो ने, उसका नाम क्या है? ऑफिशियल नाम क्या है? शुक्रयान 1। आदित्य का सॉरी, सन के लिए, वीनस के लिए शुक्रयान 1, सन के लिए आदित्य L1, और मार्स के लिए मंगलयान, चंद्रमा के लिए चंद्रयान, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए गगनयान। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यू कोर कैपेबिलिटी बियॉन्ड सिंपल टेक्स्ट जनरेशन डिड GPT 5.2 और द लेटेस्ट मेजर AI मॉडल जिसे हम कह रहे हैं रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेट दैट सिग्निफिकेंटली एड्स इन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडलिंग? तो ऐसा क्या खास इंट्रोड्यूस कर दिया गया है GPT 5.2 वर्जन में? आपने ये बताना है सिंपल टेक्स्ट जनरेट करने के अलावा। तो क्या कर दिया गया? एडवांस्ड मल्टी मोडालिटी एंड इम्प्रूव्ड रीजनिंग एब्स्ट्रैक्ट प्लानिंग, बहुत ज्यादा एडवांस अब हो गया है 5.2 वर्जन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेंस, अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम DRDO कहते हैं, रिसेंटली टेस्ट fired the Agni Prime या Agni P missile
what category of missile does अग्नि P belong to? तो अग्नि P या फिर अग्नि प्राइम को हमने टेस्ट किया है, हमारे DRDO ने टेस्ट किया है, ये किस कैटेगरी की मिसाइल है? सो ये है भाई मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM कैटेगरी की मिसाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a recent breakthrough in the development of a vaccine for which major global infectious disease utilized the mRNA technology for the first time. किस डेडली डिसीज की वैक्सीन को क्रिएट करने में mRNA टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है? सो इट इज मलेरिया। मैं डेडली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दुनिया भर में बहुत से लोग अभी भी मलेरिया से अपनी जान गंवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टार्टअप रिसेंटली अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस ओवर 1 बिलियन वैल्यूएशन following its latest funding round specializing in edtech, fintech, logistics? तो आपके पास यहाँ पे एक हिंट है एंड यू हैव टू टेल मी कि कौन सा इंडियन स्टार्टअप ने बेंचमार्क टच किया है, किसका यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया है और इसकी वैल्यूएशन हो गई है ओवर 1 बिलियन डॉलर, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज जीरोधा, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज जीरोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अब स्टैटिक जीके जो कि करंट अफेयर से लिंक्ड है, अब हम उसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए बताइए, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? ठीक, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शक्तिकांत दास। आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे, ठीक है ना, आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो ब्रिटिश थे, क्योंकि आरबीआई जो है वो तो फेडरल बैंक के नाम से पहले ही एग्जिस्टेंस में आया हुआ था, आज़ादी के पहले ही आया हुआ था, है ना। तो फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई आया था एग्जिस्टेंस में कब? 1935 में। सो फर्स्ट जो थे, फर्स्ट गवर्नर थे वो एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, और उसके बाद फिर बाद में जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर बने, इंडियन व्यक्ति गवर्नर बने हैं आरबीआई के, वो कौन थे? सी.डी. देशमुख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the fundamental difference between repo rate and reserve repo rate? So repo rate और reserve repo rate में fundamental difference क्या है? repo rate is the rate at which RBI lends money to commercial banks. So repo rate वो rate है जिस पर कि RBI commercial banks को क्या करती है? money lend करती है या फिर लोन देती है कह लीजिए, है ना। While reverse repo rate is the rate at which RBI borrows money from the commercial bank. So repo rate is when जब RBI जिस दर पे लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को, एंड रिवर्स रेपो रेट इज जिस रेट पर, जिस दर पर RBI इन्हीं कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where are the headquarters of Asian Development Bank ADB which recently upgraded India's growth forecast located? So ADB या Asian Development Bank का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, वहीं जहां हमारी एनडीआरएफ की टीम जो है वो गई थी और जो सुपर टाइफून आया था उसमें फिलीपींस की मदद करने भारत की जो एनडीआरएफ की टीम है वो पहुंची थी। Next, name the two main types of direct tax levied in India. So भारत में दो तरीके के डायरेक्ट टैक्स जो लगते हैं उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। Next question, what is the primary objective of Small Finance Bank SFB as mandated by the RBI? So primary objective क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिसके बारे में RBI ने मेंशन किया हुआ है? So that primary objective is to further financial inclusion by providing savings vehicles and supplying credit to small business units, small and marginal farmers and the unorganized sector, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Name any three key services that constitute the tertiary sector, service sector, which is the largest contributor to India's GDP. कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि इंडिया की जीडीपी में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है. सो इट इज द टर्शियरी सेक्टर. नाउ यू हैव टू टेल कि टर्शियरी सेक्टर में भी वो कौन सी तीन सर्विसेज है जिनका मेजर श्रेय है. तो वो तीन सर्विसेज है बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड ट्रेड एंड हॉस्पिटैलिटी या फिर ट्रांसपोर्टेशन. इन सर्विसेज का सबसे ज्यादा वेटेज है टर्शियरी सेक्टर में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एनपीसीआई गवर्न्स द यूपीआई प्लेटफॉर्म, है ना. यूपीआई प्लेटफॉर्म को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे हम कहते हैं, यूपीआई कहते हैं, उसको गवर्न करता है कौन, उसको चलाता है कौन, एनपीसीआई. ना एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है ना, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, द EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, is primarily a trade bloc. What is its main function regarding member nations? तो EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है इट वर्क्स टू एस्टैब्लिश अ फ्री ट्रेड एरिया अमंग द मेंबर स्टेट्स. तो EFT के जो भी सदस्य होंगे उनके बीच में फ्री ट्रेड बना करके रखना, फ्री ट्रेड का एक जोन बनाना, यही मेन ऑब्जेक्टिव है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन. जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है? तो जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन है जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जीएसटी काउंसिल जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो अपने आप इंडिया की जो जीएसटी काउंसिल है उसका भी चेयरपर्सन बन जाएगा. ठीक है. सो अभी सीतारमन है क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सो ऑटोमेटिकली शी इज दी शी इज दी चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल. ठीक. चले अगले प्रश्न पे चलते हैं. द नीति आयोग सक्सीडेड विच प्रीवियस सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बॉडी इन इंडिया? तो नीति आयोग ने किस ऑर्गेनाइजेशन या किस इंस्टीट्यूशन को हटा करके और खुद को स्टैब्लिश किया? नीति आयोग ने किसे रिप्लेस किया है? नीति आयोग ने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को, जो कि 1950 में स्टार्ट हुआ था. यूएसएसआर से हमने इस आइडिया को अडॉप्ट किया था. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ अब हम पढ़ेंगे ऐसा जीके जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है. ठीक है. वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को? अभी हमने थोड़ी देर पहले यूनेस्को का इंटेंजिबल यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट की बात करी थी जो कि दीपावली को भी मिला हुआ है. 16th साइट ऐड हो गई है इंडिया में. यू हैव टू टेल कि यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं. राइट. आपने बताना है कि यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं. सो यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट फोकसेस ऑन 5 डोमेन्स. 5 अलग अलग डोमेन्स पे फोकस करता है. आपको किसी 2 डोमेन का नाम बताना है तो उनमें से कोई भी 2 डोमेन क्या हो सकते हैं? परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड फेस्टिव इवेंट्स. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. हाउ मेनी टोटल मेंबर्स, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट, इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? सो टोटल देयर आर 15 मेंबर्स. 5 परमानेंट होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट होते हैं. 5 परमानेंट होते हैं, दे डू नॉट गेट रिप्लेस्ड और रिटायर और एनीथिंग, बट जो बाकी के 10 हैं वो हर 2 साल में बदलते रहते हैं. ठीक है, चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एनुअल Conference of Party meetings are held under the framework of which major United Nation Convention? तो COP किस United Nation Convention के अंतर्गत ऑर्गेनाइज करी जाती है? ये ऑर्गेनाइज करी जाती है UNFCCC, United Nation Convention, United Nation Framework Convention on Climate Change. ठीक है, इसके अंतर्गत. नेक्स्ट क्वेश्चन. The line of actual control is the de facto
तो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अब भी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके किसके बीच में? इंडिया एंड चाइना के बीच के बॉर्डर को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ वर्क्स अंडर द ओवरऑल कमांड ऑफ विच स्पेसिफिक मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? सो एनडीआरएफ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये बताना है। एनडीआरएफ कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, Rafale marine aircraft will be operated primarily by the Indian Navy. The Indian Air Force operates the standard Rafale. Name the current chief of the air staff. ठीक है ना, तो पहले तो रफेल के बारे में बता दिया कि जो रफेल एम है वो इंडियन नेवी यूज करेगी, बाकी एक स्टैंडर्ड रफेल जो है वो इंडियन एयरफोर्स यूज करती है। नाउ यू हैव टू टेल कि जो एयरफोर्स है उनका चीफ कौन है ना, एयरफोर्स के चीफ कौन है अभी? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं अभी एयरफोर्स के चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरीली डील्स विद द प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स? तो कौन सा पार्ट जो है वो पर्टिकुलरली एससी एंड एसटी एरियाज जो हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन को मेंशन करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? इट इज द पार्ट 10, यस, पार्ट 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, पार्ट 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज न्यू डिजिटल पॉलिसीज ऑफन फोकस ऑन कंजर्वेशन एफर्ट्स Which is the first national park established in India? So आपने बताना है कि भारत में पहला नेशनल पार्क कौन सा था जो कि स्टैब्लिश किया गया। तो पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, नैनीताल के पास है। प्लीज जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो कि जिम कॉर्बेट जा चुके हैं और आप में से कितने लोगों को वहां पर टाइगर दिखा है। ठीक है, हम भी हमारे पुराने ऑफिस में कलीग्स के साथ गए थे और मजे की बात ये है कि हमको टाइगर देखने के जो चांस थे वो काफी ज्यादा कम थे, क्योंकि बारिश के बाद ही गए और फिर घास वास बढ़ जाती है तो चांसेस वर लिटिल लेस। और जिम कॉर्बेट में इट इज बीइंग सेड कि वहां पे टाइगर साइट करना कभी कभी टफ हो जाता है। सो और क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है जिम कॉर्बेट का, सो अगेन ऑल्सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू साइट अ टाइगर देयर। अभी क्या हुआ कि मजे मजे में काफी देर हम घूमते रहे, टाइगर नहीं दिखा। सो वी वर वेरी डिसहार्टेंड कि अरे यार अब तो टाइगर नहीं दिखेगा, अब क्या किया जाए। तो हमारे साथ के जो एक कलीग थे, बड़े ही ऐसे बबली से इंसान है वो, तो वो कह रहे हैं जो हमारे गाइड भैया थे उनसे कि भैया अगर टाइगर दिख गया ना मैं खुशी में आपको 500 रुपए दूंगा। मतलब ऐसे ही जस्ट फॉर फन ही सेड कि भैया अगर मुझे टाइगर दिख गया ना तो मेरे तरफ से आपको 500 रुपए। अब भैया भी हंस दिए एंड आई डोंट नो हाउ कम बट वो बात इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो गई कि जैसे ही हमारी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ी तो वहां से कॉल आ गई कि यहाँ टाइगर साइट हुआ है। और इतने पास से, मतलब ये जो हाथ है ना, इतना हाथ आप ऐसे देख लो कि इतने पास से टाइगर हमने देखा था। तो ये कभी कभी ऐसी चीजें भी हो जाती है। खैर चलिए अगला क्वेश्चन, which specific cabinet committee in the union government is responsible for the final approval of all major defense procurement deal? तो कौन सी स्पेसिफिक कैबिनेट कमिटी रिस्पॉन्सिबल होती है इस तरीके की डील्स के लिए? कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, CCS। आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इस कमिटी का बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, ठीक है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, CCS। नाउ अब हम बात करेंगे ऐसे फैक्ट्स की, ऐसे जीके वाले क्वेश्चंस की जो कि अवार्ड, स्पोर्ट्स और साइंस से रिलेटेड रहे हैं। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी लॉन्च सेंटर फॉर इसरो सैटेलाइट एंड रॉकेट मिशन करेंटली लोकेटेड? तो हमने नए वाले की तो बात कर ली कि तमिलनाडु में है। अभी प्राइमरी जो स्टेशन है, लॉन्च स्टेशन है, वो कहाँ पे है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। नया वाला कहाँ खुल रहा है? तमिलनाडु में खुल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्लाइट डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड अ क्रूज मिसाइल? सो बैलिस्टिक मिसाइल हम बहुत बार सुनते हैं, किसी देश ने बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया, किसी देश ने क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया। व्हाट इज द डिफरेंस? लेट्स सी। सो बैलिस्टिक मिसाइल फॉलोज अ हाई unpowered parabolic trajectory after the initial powered flight, while cruise missile
flies at a low altitude and uses continuous aerodynamic lift like an aircraft। ठीक है, सो क्रूज मिसाइल जो है वो लो ऑल्टीट्यूड पर चलती है इस तरीके से। ठीक है, वेयरएस जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो कुछ पैराबोला बनाती है। ठीक है, सो पहले बहुत हाई जाएगी एंड देन फिर समथिंग लाइक दिस। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIDE, द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर दी स्पोर्ट ऑफ चेस। तो चेस के लिए जो इंटरनेशनल बॉडी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल द चेस। ठीक है ना, सो इसका अंग्रेजी होगा वर्ल्ड चेस फेडरेशन। ठीक है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बायोलॉजी व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ मैसेंजर RNA इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो मैसेंजर RNA का प्रोटीन सिंथेसिस में क्या काम होता है? मैसेंजर RNA का प्रोटीन सिंथेसिस में काम होता है कि इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम DNA टू दी रिबोसोम्स। ठीक है, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वहां तक mRNA जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है। ठीक है, next question, the Booker Prize is awarded for the best novel written originally in which language। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? इसका करेक्ट आंसर है इंग्लिश। बुकर प्राइज मिलता है उन सभी किताबों को जो कि ओरिजिनली अंग्रेजी भाषा में ही लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमिनेंट एटमॉस्फेरिक गैस ऑन द प्लैनेट वीनस। तो हमने अभी शुक्रयान 1 की बात करी थी, इसरो ने इस मिशन को लॉन्च किया है। तो वीनस में किस प्रकार की डोमिनेंट गैस है? सबसे ज्यादा गर्म कहा जाता है कि जो ग्रह है या फिर प्लैनेट है, इट इज वीनस। करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, राइट, मरकरी से भी ज्यादा। नेक्स्ट, व्हाट इज द हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC के चेयरपर्सन, करंट चेयरपर्सन कौन है? ICC के करंट चेयरपर्सन है ग्रेग बार्कले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच हिस्टोरिकल फिगर्स लीव इज द डिजाइन ऑफ भारत रत्न मेडल मॉडल। सो भारत रत्न में ना एक किसी पेड़ के पत्ते की डिजाइन है। ठीक है, किस पेड़ के पत्ते की डिजाइन है? तो भैया वो है पीपल के पेड़ की। ठीक है, राइट, किसके पेड़ की? पीपल के पेड़ के पत्ते की डिजाइन होती है भारत रत्न के मेडल पर। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री डज द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज ओरिजिनेटेड। सो किस कंट्री में ये अवार्ड या किस कंट्री के द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है? करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीसेंट ग्रोथ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप इज ऑफन मेजर्ड बाय लास्ट माइल कनेक्टिविटी। व्हाट डज द टर्म लास्ट माइल रेफर्स टू इन लॉजिस्टिक्स? ठीक है ना, तो लॉजिस्टिक्स के जो स्टार्टअप हैं उनकी ग्रोथ नापी जाती है किस तरीके से? लास्ट माइल कनेक्टिविटी के थ्रू। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है द फाइनल स्टेज ऑफ द डिलीवरी प्रोसेस फ्रॉम अ ट्रांसपोर्टेशन हब टू द फाइनल कस्टमर्स डेस्टिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अब आ गए भाई हम यहाँ पे समरी वाले पार्ट पे कि हमने जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करें, हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़े रहने के लिए, है ना। और अगर आपको इसी तरीके से बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, है ना। आपको ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया सा कंटेंट और रेलेवेंट चीज़ें इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय द वे इफ़ यू विश टू कनेक्ट मी, है ना, वैसे तो कुछ मेरा बहुत ज़्यादा रोल नहीं है आपके एग्जाम और बाकी सारी चीज़ों में, बट इन केस इफ़ यू विश टू कनेक्ट मी फॉर एनी पर्पस, हो सकता है कि आपके भाई बहन या कोई और ऐसा हो जिन्हें CUET PG की तैयारी करनी है ना। सो फॉर दैट पर्पस मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलिटिकल साइंस CUET PG PW. So I teach for CUET PG PW
दैट टू आई एम अ कोर फैकल्टी फॉर पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। ऑल्सो आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, सो इफ यू विश टू यू कैन ज्वाइन, you can, you know, as you feel like. Thank you so much for watching and all the very, very best for your upcoming examination.